हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से मैं आज आपको औसत के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 3.2 है, मतलब 3.2 है। अगले 40 ओवर में 282 रनों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रन दर क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 6.25, 6.50, 6.75, 7.00। कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका सलूशन क्या है, इसका उत्तर क्या है, आइए देख लेते हैं। जो 10 ओवरों में टोटल रन है वो है 10 गुणे 3.2, तो मतलब 32 हो जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर देंगे मुजबानी भी, तो 32 आ जाएगा। जो हमें ज़रूरत है 40 ओवर में रिक्वायर रन रेट वो है, उसके लिए हमें 40 ओवर के लिए 282 माइनस 32/40 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 रन्स पर ओवर, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में एक प्रश्न दूंगा, उसको आपको लगाना रहेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दूसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 12वीं पारी में 65 रन का लक्ष्य पूरा करता है, जिससे उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा यदि वह किसी भी पारी में नाबाद नॉट आउट नहीं होता है? पहला ऑप्शन है 42, दूसरा 43, 44, 45। अब अगर जो कंटिन्यू ऐसे प्रश्न ऑप्शन दे देते हैं तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उस तरह हम इसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा कि इसका सलूशन क्या है। मान लेते हैं जो 12वीं पारी के बाद जो एवरेज है वो x होगा, तो 12 गुणे x करेंगे तो 12x हो जाएगा, और 11 गुणे x माइनस 2, क्योंकि 2 की कमी हो रही है, सॉरी वृद्धि हो रही है, तो माइनस कर देंगे और प्लस 65 कर देंगे, तो x बराबर 43 आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक क्रिकेट जिसके गेंदबाजी का औसत प्रति विकेट 12.4 रन है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी? ऐसे जो प्रश्न है मैं बता रहा हूँ, ये जो यूपी के एग्ज़ाम होते हैं या फिर एसएससी, एमटीएस, एसएससी, यहाँ तक एसएससी सीजन में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो 2-3 लाइनों में सॉल्व हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, उसके बाद आपको हम सलूशन बताते हैं। एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी का औसत प्रति विकेट 12.4 रन है, 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी? पहला ऑप्शन है 64, दूसरा 72, तीसरा है 80 और चौथा है 85। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं जो लास्ट मैच में है उसके द्वारा लिए गए विकेट हैं वो है x, तब 12.4 x गुणे प्लस 26/x प्लस 5 बराबर 12, तो x का जो मान आएगा वो होगा 85। इसको सॉल्व करेंगे तो 85 आ जाएगा, जो कि हमारा अंतिम ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक क्रिकेट खिलाड़ी 19 पारियों में 98 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। 19 पारियों के बाद उसका औसत क्या है? पहला ऑप्शन है 22, 24, 28 और 26। देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका सलूशन क्या है, इसका आंसर क्या आता है। मान लेते हैं जो 19वीं पारी में उसका एवरेज स्कोर है वो x है, तब 18x प्लस 19, क्योंकि जो 18वीं पारी में है उसके रन 18वीं पारी में वो 98 रन बनाता है 19वीं पारी में, तो 18x प्लस 98/19, तो x बराबर x प्लस 4, क्योंकि x उसके जो टोटल औसत में है 4 की वृद्धि हो जाती है। तो जो x इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो मान आया जाएगा वो होगा 26,
जो कि डी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा इंग्लैंड में खेले गए निश्चित संख्या की पारियों में बनाए गए रनों का औसत 46 है। जब वह भारत लौटता है तो 2 टेस्ट मैच खेलता है जिसमें प्रत्येक मैच में 2 पारियां हैं और उसका औसत 55 रन हो जाता है। इंग्लैंड और भारत में खेले गए पारियों को एक साथ लेने पर इंग्लैंड में उसके द्वारा खेले गए मैचों की अपेक्षा उसकी औसत में 2 रनों का सुधार होता है। इंग्लैंड में उसके द्वारा खेले गए पारियों की संख्या ज्ञात करें। मतलब भारत में खेल रहे हैं तो जान लो ये कौन हो सकता है, विराट कोहली है, या फिर जो है विदेश में चलते नहीं कौन है, रोहित शर्मा वगैरह, नहीं चलते हैं भारत में, आके इनकी रन संख्या बढ़ जाती है। तो पहला ऑप्शन है 12, दूसरा 13, 14 और ये 15 ऑप्शन। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। मान लेते हैं उनके जो इंग्लैंड में खेली गई पारियों की संख्या वो x है। टोटल रन्स जो इंग्लैंड में बनाए गए वो 46 x है, क्योंकि उन्होंने उनका औसत 2 रनों का औसत 46 था। टोटल रन है वो इंडिया में खेले गए हैं 55 × 4, मतलब 4 पारियाँ खेली तो 220 हो जाएगा। 4 पारियाँ खेली हैं, तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। 46x + 220 बटे x + 4 = 48। तो x का जो मान आ जाएगा वो 14 होगा, जो कि सी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। n व्यक्तियों ने बराबर सहयोग के द्वारा 3 लाख रुपए जमा करने का निश्चय किया। यहाँ से जो प्रश्न है वो चेंज होना शुरू हो गए हैं। अब जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब जो है जो दर वाले प्रश्न होते हैं उनके लिए सॉल्व हो जाएंगे, इसमें सॉल्व होंगे। यदि प्रति व्यक्ति 50 रन यदि प्रति व्यक्ति ₹50 अतिरिक्त सेक देते हैं तो ₹3.25 लाख जमा हो जाते हैं। वहाँ कितने आदमी हैं? यहाँ अगर पहले हो सकता है कि रुपया दे दे, वो आदमी दे दे और रुपये पूछ ले, तो इसको जो है दोनों को तरीके में बताऊंगा। वहाँ कितने आदमी हैं? पहला ऑप्शन है 600, दूसरा 400, 450 और 500। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। जो आदमी की ज़रूरत है वो 3 लाख, इसको जो है 3,25,000 माइनस 3 लाख बटे 50। 50 क्यों करेंगे? 50 रुपये अतिरिक्त सहयोग देते हैं। तो जो आंसर आ जाएगा वो 500 होगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। मान ले हमें ज्ञात करना हो कि कितने रुपए, तो जो कितने रुपए हैं ज्ञात करने के लिए उसमें जो है पहले मान लो 3 लाख रुपए ना देता तो कुछ रुपए लाख जमा करने का निश्चय किया, तो उसमें यक्स कर देते हैं, उसके बाद माइनस 3 लाख बटे 50 बराबर 500 कर देते, तो हमारा जो पैसा आता है वो एक्स के बराबर जो मान आता है वही हमारा पैसा कुछ जो जमा करने का निश्चय किया था वो हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल गए। उनमें से 8 व्यक्तियों ने अपने खाना खाने के लिए 12 रुपये खर्च किए और 9 व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 8 रुपये ज़्यादा अपने खाने पर खर्च किया। उन व्यक्तियों द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है? पहला ऑप्शन है 45, दूसरा 95, तीसरा 22,50 और चौथा है 50 रुपये। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। मान लेते हैं जो उसका जो सभी का जो सभी 9 लोगों का जो खर्च है वो x रुपये है, तब 12 × 8 + x + 8, तो 9x बराबर 9x और अथवा 8x बराबर 4, तो x बराबर 13 आ जाएगा। तो टोटल जो मनी खर्च हुई वो हो जाएगा 117 रुपये। 117 इसमें दिया नहीं है, तो इसलिए ये जो है क्वेश्चन जाता है आपके इसमें क्वेश्चन सही है, जो ऑप्शन है वो गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा वो 117 आ जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न। 30 कलम और 75 पेंसिल 510 रुपये में खरीदा गया। यदि पेंसिल की औसत दर 2 रुपये है तो कलम की औसत दर ज्ञात करें। पहला है ऑप्शन 10, दूसरा 11, तीसरा 12, निर्धारित नहीं कह सकता है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका सॉल्यूशन क्या है। जो एवरेज प्राइस है वो 2 रुपये है पेंसिल की। 75 पेंसिल की क्या हो जाएगी? 150 हो जाएगी। 30 पेन की क्या हो जाएगी?
510 माइनस 150 मतलब 360 रुपये। तो एक पेन की जो कीमत हो जाएगी 360/33। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12×3=36 हो जाएगा, तो 12 रुपये आ जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन में सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ, ये प्रश्न जो है वीडियो के एग्ज़ाम में आ चुका है। यूपी में ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। यूपी के जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी वीडियो हो, जूनियर असिस्टेंट हो, हाई कोर्ट ग्रुप डी हो, आदि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न भर भर के आते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन क्या है, उसके बाद इसका ऑप्शन देखते हैं और सोल्यूशन क्या है इसको देखते हैं। 500 ऐसे जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे किसी वीडियो में नहीं बताया जाएगा। वहाँ पे ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड में समझाया जाता है। उसके बाद आप प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद प्रश्न पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा क्या प्रश्न आ रहे हैं प्रश्नों के द्वारा, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न ही आते हैं, ना कि दुनिया भर की बकबक आती है। 512 पेज की एक किताब में प्रत्येक पेज में छपने में हुई गलती की औसत संख्या 4 है। यदि पहले 302 पेज में छपने में हुई गलती की कुल संख्या 1208 है, तो बचे हुए प्रत्येक पेजों में छपने में हुई गलती की औसत संख्या है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 4, 840 और 90। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बचे हुए जो पेज है 512 माइनस 302, 200 मतलब 512 माइनस 302, तो करेंगे 210 आ जाएगा। जो मान लेते हैं जो गलतियां हुई प्रिंटिंग एरर में, वो एक्स पेज की हुई, तो तब 1208 प्लस 210 गुणे एक्स बटे 512 बराबर 4। तो एक्स बराबर 4 आ जाएगा, जो हमारा आंसर बी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मजदूर का 6 महीने का औसत खर्च 85 था, वह कर्ज में डूब गया, मतलब लॉकडाउन लग गया। अगले 4 महीनों में उसने मासिक खर्च घटाकर 60 रुपये कर दिया, जिससे उसे न केवल अपना कर्ज चुकाया बल्कि 30 रुपये बचाया भी। उसकी महीने की आय क्या है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है। 70, 72, 75 और 78। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। 6 मंथ की जो इनकम है उसकी 685, सॉरी 6×85 माइनस डेप, तो 510 आ जाएगा, माइनस जो उसका कर्जा है। जो अगले 4 महीने के जो उसका खर्च वो इनकम है वो 4×60x, तो आ जाएगा 400 4×60 प्लस जो कर्ज है प्लस 30 रुपये बचा भी लेता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 270 प्लस जो कर्जा है वो, तो इनकम 10 महीने की हो जाएगी उसकी 780। 780 उसकी इनकम है। इसको दोनों को जोड़ेंगे, 510 और 700, तो 270 को 780 आ जाएगा। तो जो मंथली इनकम होगी वो 780 भागे 10 कर देंगे, तो 78 हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, 78 आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नारियल के वृक्षों के समूह में x+2 वृक्षों में प्रतिवर्ष औसत नारियल होता है। x वृक्षों में प्रतिवर्ष औसत 120 नारियल होता है और x-2 वृक्षों में प्रतिवर्ष औसत 180 नारियल होता है। यदि प्रतिवर्ष प्रतिवृक्ष नारियलों की संख्या का औसत 100 हो तो x का मान ज्ञात करें। 3, 4, 5, 6। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। x+2 गुणे 60 प्लस x गुणे 120 प्लस 60 x-2 गुणे 180 बटे x+2 प्लस x+2 x-2 बराबर 100। तो जो x का मान आ जाएगा वो 4 हो जाए, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे पिछला वाला प्रश्न था वैसे ही सेम है, गलती से ये 2 बार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 व्यक्ति एक होटल में गए। 9 व्यक्ति एक होटल में गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने अपने खाने पर 3 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किया और 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 2 रुपये ज़्यादा खर्च किए। उन व्यक्तियों ने खर्च की गई कुल राशि क्या है? 26, 40, 29.25 और 27। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं जो उनका सभी 9 का खर्च है वो x रुपये है। तब 3×8 मतलब केवल 8 निकलेंगे, क्योंकि जो 9वां व्यक्ति है उसने 2 रुपये ज़्यादा खर्च किया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x 3×8 प्लस x+2,
बराबर 9x, तो x बराबर 3.5 आएगा। जो टोटल मनी खर्च हुआ 9x बराबर 29.25, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक हॉस्टल में 35 विद्यार्थी हैं। 7 नए विद्यार्थियों के नामांकन के कारण मेस का खर्च 42 रुपये प्रतिदिन बढ़ गया। इससे औसत खर्च 1 रुपये प्रति मिनट घट गया हो तो मेस का वास्तविक खर्च क्या है? खर्च क्या है? इसके ऑप्शन है 400, 420 और 445, 465। आइए देखते हैं इसका। जो औसत खर्च है वो मान लेते हैं x है, तो 42x-1 माइनस 35x बराबर 42, तो 7x बराबर 84, तो x बराबर 12, तो x का जो मान आ जाएगा वो 420 आ जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में यांत्रिकी ट्रेड से स्नातक सभी इंजीनियरों का औसत वेतन 2.45 लाख प्रति वर्ष और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से स्नातक सभी इंजीनियरों का औसत 3.56 लाख प्रति वर्ष है। सभी यांत्रिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से स्नातक इंजीनियरों का औसत 3.12 लाख प्रति वर्ष है। इस कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में उत्तीर्ण होने वाले स्नातकों की न्यूनतम संख्या क्या है? 43, 59, 67। निर्धारित नहीं किया, कैन नॉट बी डिफाइंड। मान लेते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं उनके एम मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक को ई मान लेते हैं, तब 2.45 मैकेनिकल प्लस 3.56 इंजीनियरिंग बटे एम प्लस ई बराबर 3.12। तो इससे जो मान आ जाएगा 0.44 ई बराबर 0.67 एम, तो ई बराबर हो जाएगा 0.67 बटे 0.44 एम। तो यहाँ पे जो ई है वो एक पूर्णांक है, तो सबसे छोटी जो वैल्यू है वो 67 है। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 67, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 वर्ष के पहले 11 महीने में एक दुकानदार के मासिक बिक्री का औसत ₹12,000 था, लेकिन अंतिम महीने में उसके बीमार होने के कारण पूरे वर्ष का औसत मासिक बिक्री घटकर 11,375 हो जाता है। अंतिम महीने में उसकी बिक्री कितनी थी? 2100, 875, 700, 4500। देखते हैं सोल्यूशन क्या है। जो उसके जो पहले 11 महीने के जो सेल का औसत है वो 12,000 गुणे 11 बराबर 1,32,000 रुपये हो जाएगा। पूरे साल का ये हो जाएगा तो 11,375 गुणे 12, तो 1,36,500 हो जाएगा। जो कीमत हो जाएगी लास्ट मंथ की हो जाएगी, इसको माइनस कर देंगे, 1,36,500 माइनस 13,200, 1,32,000, तो आ जाएगा 4,500, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिसलेनियस टाइप के ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि आपको इसको पेन नहीं लगाना है, बिना पेन को छुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। ये 3 समूह में ए, बी और सी में क्रमशः 15, 20 और 25 विद्यार्थियों के रूप में विभाजित हो गए हैं। समूह ए और सी मिलकर एक नया समूह डी बना गया। समूह डी के विद्यार्थियों का औसत भार क्या है? ए के औसत भार से ज़्यादा, सी के औसत भार से ज़्यादा, सी के औसत भार से कम, ज्ञात नहीं कह सकता। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इस पर। जो एवरेज वेट है वो ग्रुप डी का वो है, उसको जो है डिटरमाइन नहीं कर सकता। सिंस वी डू नॉट नो द एवरेज वेट ऑफ इस, क्योंकि हम जो है सभी जो प्रत्येक विद्यार्थी हैं उनका औसत हम नहीं जानते हैं। जो इसका जो डाटा दिया है वो अपर्याप्त है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेम प्रश्न वही है, सॉरी, सी के औसत भार से, सॉरी ये दूसरा प्रश्न है। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। ये 3 समूह ए, बी और सी में क्रमशः 15, 20 और 25 विद्यार्थियों के रूप में विभाजित हो गए। समूह ए और सी मिलकर बी बन गया, डी बन गया। इस समूह के एक विद्यार्थी
समूह ए के एक विद्यार्थी को समूह बी में भेज दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। दोनों समूहों का औसत भार बढ़ जाता है, दोनों समूहों का औसत भार घट जाता है, कक्षा का औसत भार समान रहेगा, ज्ञात नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें सॉल्व नहीं करना है, केवल देखना है, पढ़ना है, समझना है बस। यदि जो है एक ग्रुप ए का जो एक छात्र है वो बी ग्रुप में शामिल हो जाता है तब तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा पूरे क्लास पे। इन एनी केस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनसाइड द क्लास इज सेम। किसी मामले में जो स्टूडेंट की संख्या है क्लास के अंदर वो समान रहेगी और इस प्रकार जो क्लास का वेट भी रहेगा वो समान रहेगा। तो आंसर का जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। 3 समूहों ए, बी और सी में क्रमशः 15, 20 और 25 विद्यार्थियों के रूप में विभाजित हो गए हैं। समूह ए और सी मिलकर एक समूह डी बन गया। यदि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार समान है, सभी विद्यार्थियों का भार समान है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सभी 4 समूहों का औसत भार समान रहेगा। ए और सी का कुल भार बी के कुल भार से दुगुना रहेगा। डी का औसत भार ए के औसत भार से ज़्यादा है। कुछ विद्यार्थियों को एक समूह से दूसरे समूह में भेज देने के बावजूद भी सभी समूहों का औसत भार समान रहेगा। आइए देखते हैं इसको कैसे समझेंगे। क्योंकि जो पूरे क्लास का जो वेट है वो समान है, जो इसलिए जो देन सिंस ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास हैव द सेम वेट, क्योंकि जो सभी लड़कों का जो वेट है वो समान है। देन द एवरेज ऑफ वेट ऑफ एनी ग्रुप ऑफ एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी द सेम। जो किसी भी जो समूह है विद्यार्थियों का उसका समान रहेगा, उसका भार भी समान रहेगा। एज दैट ऑफ ईच स्टूडेंट वेट, क्योंकि जो प्रत्येक विद्यार्थी का वो वेट भी समान है। हेंस द एवरेज वेट ऑफ डी कैन नॉट बी ग्रेटर दैन एवरेज वेट ऑफ ए। इसलिए जो डी का जो वेट होगा वो ए के औसत भार से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। इस बार मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको सॉल्व करके दिखाना रहेगा, आपको कमेंट में लिखना रहेगा। 5 बॉक्सरों ने अपना अपना भार मापा तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। पी आर से ज़्यादा 114 पी आर से 14 LB भारी है। बी एस से 10 LB भार हल्का है। एम का भार 4 अन्य बॉक्सरों के औसत भार के बराबर है। पी और बी का भार एम और एस के भार के बराबर है। सभी पाँच बॉक्सरों के भार का योग 520 LB है। एम और आर के भारों का औसत क्या है। 102 LB, 104 LB, 100 LB और 101 LB इसका ऑप्शन है। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, समझिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। मान लेते हैं जो एम आर एस और बी है उसका जो वेट बॉक्सरों का वेट है वो पी एम आर एस और बी रेस्पेक्टिव, मतलब जो स्मॉल में है ये कैपिटल में। फ्रॉम डाटा दिया है पी बराबर आर प्लस 14 क्योंकि ज़्यादा है, आर से ज़्यादा है। बी बराबर एस माइनस 10 बराबर 2। तो 4 एम बराबर पी प्लस बी प्लस आर प्लस एस बराबर 3। पी प्लस बी बराबर एम प्लस एस। ये जैसे मेंस के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीजल के मेंस हो गया या फिर जो और भी जो मेंस कराते हैं एग्ज़ाम उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। पी प्लस बी बराबर एम प्लस एस बराबर चौथा समीकरण होगा। पी प्लस बी प्लस एम प्लस आर प्लस एस बराबर 520। तो 3 और 4 से हम लेंगे तो 5 एम बराबर 520, एम बराबर 4 LB। तो एक और दो समीकरण और एक और दो से पी प्लस बी बराबर आर प्लस एस प्लस 4 बराबर ये 6 समीकरण हो जाएगा। तो आर प्लस एस प्लस 4 बराबर एम प्लस एस, तो आर बराबर एम माइनस 4 तो 100 LB हो जाएगा। फ्रॉम एक से पी बराबर आर प्लस 14 तो 114 बी। तो फ्रॉम चौथे से 114 प्लस बी प्लस 104 प्लस
एस प्लस 100 बराबर 520, तो बी प्लस एस बराबर 202, सातवां समीकरण। 7 और 2 से बी माइनस एस बराबर 10, बी प्लस एस बराबर 202, तो एस बराबर 106 एल बी। तो 7 और 2 से समीकरण से बी माइनस एस बराबर 10 और बी प्लस एस बराबर 202, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एस बराबर 106 एल बी। एवरेज वेट दो एम आर और पी का हो जाएगा 102 एल बी। तो इस प्रकार जो पी एस और बी का जो एवरेज वेट होगा वो होगा 105.3 एल बी। तो हमारा इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 104 एल बी। ये हमारा आपके लिए प्रश्न है, जैसे पिछला वाला बताया वैसे ही आपको सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आप लिख भेजिए। 5 बॉक्सरों ने अपना अपना भार मापा तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। पी आर से 114 एल बी भारी है, बी एस से 14 एल बी हल्का है, एम का भार 4 अन्य बॉक्सरों के औसत भार के बराबर है, पी और बी का भार एम और एस के भार के बराबर है। सभी 5 बॉक्सरों के भारों का योग 520 एल बी है। पी एस और बी के भारों का औसत क्या है? ऑप्शन है 102.3 एल बी, 102.7.3 एल बी, 105.3 एल बी, 103.3 एल बी। आपको जो है कमेंट बॉक्स में ए बी सी ऐसे ही ऑप्शन देना है आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।